गरीब बहनों का सब्जी पराठा। छवि, ओ छवि, अरे कहाँ मर गई? छवि छत पर कपड़े सुखा रही थी और मधु की आवाज सुनकर छवि छत से भागी भागी आती है। जी सासू माँ, आपने बुलाया? कब से आवाज दे रही हूँ। कान में कनखजूरा चला गया है या कानों पर डांट लगा रखी है? मुझे खाना कौन तेरा बाप आकर देगा क्या? चल अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा और खाना लेकर आ मेरे लिए। छवि रसोई में खाना लेने जाती है, लेकिन गलती से रसोई में कांच का डिनर सेट टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मधु रसोई में भागी भागी आती है। हे भगवान, तूने क्या किया? करम जली, इतना महंगा सेट तोड़ दिया मेरा। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। बहुत हो गया तेरा रोज रोज का ये ड्रामा। मधु छवि पर गरम गरम चिमटा लेकर उसे मारने के लिए आती है और उसे उस गरम चिमटे से बहुत मारती है, जिससे छवि के हाथ मुंह पर गरम चिमटे के निशान आ जाते हैं। अपने बाप के यहाँ से लेकर आई थी तू ये सब जो तू तोड़ रही है? समझी, कुछ नहीं दिया दहेज में तेरे बाप ने। ये तो शुक्र मना कि तुझे शादी करके हम यहाँ ले आए, नहीं तो पड़ी रहती अभी तक अपने गरीब बाप के घर में। सासू माँ, मेरे बाबा गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो वो कहाँ से देते दहेज? आप मुझे रोज रोज दहेज के लिए ताने मारती हैं। इतना तो आपको भी पता है, मैंने जानकर नहीं तोड़ा, ये जल्दी में टूट गया। आने दे आज सौरभ को, उसको बताऊंगी कि कैसे कैंची की तरह जुबान चलने लगी है अब तेरी। थोड़ी देर बाद सौरभ काम से घर आ जाता है और उसकी माँ उसके आते ही घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज फिर इसने कुछ कहा क्या आपको? बेटा, तेरी बहू मुझसे जुबान चलाने लगी है। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या कि मैं इसकी सुनूं? न खाना देती है और खाने को मांगू तो मुंह चलाती है कैंची की तरह। नहीं सौरभ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सासू माँ झूठ बोल रही है, बल्कि इन्होंने मुझे गरम चिमटे से मारा है, ये देखिए निशान। और फिर सौरभ गुस्से में डंडा उठाता है और छवि को मारने लगता है। फिर जैसे तैसे छवि अपनी जान बचाकर वहाँ से अपने मायके आ जाती है और कुछ दिन बाद अपने पति से तलाक ले लेती है और अब अपने मायके में ही रहने लगती है। छवि की एक छोटी बहन और भाई था। उसके बाबा गरीब थे, जो कि गोलगप्पों का ठेला लगाकर अपने परिवार को जैसे तैसे पाल रहे थे। और रोज की तरह एक रोज जब छवि के बाबा ठेला लेकर वापस लौट रहे थे, तभी अरे राधा, ये तो वही है ना जिसकी जवान बेटी ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी है? हाँ वही तो है, जरूर कोई नुक्स होंगे लड़की में, तभी तो ससुराल वालों ने निकाल दिया उसे। न जाने आजकल के माँ बाप को भी शर्म नहीं है, जो घर में बैठा लेते हैं शादीशुदा बेटियों को। अब तलाक लेकर बैठ गई सारी उम्र यहाँ। इतना सुनकर छवि के बाबा घर आ जाते हैं और खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सारी रात उन औरतों की बातें उनके कानों में गूंजती रहती हैं और वो रात भर इसी चिंता में रहते हैं। और उस रात वो ऐसी गहरी नींद सोए कि वो कभी जागे ही नहीं। अटैक पड़ने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद छवि की माँ भी गुमसुम रहने लगी और एक दिन पता चला कि उन्हें कैंसर है। अब माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया। दीदी, बाबा हमें छोड़कर चले गए और माँ भी बीमार पड़ गई है, अब हमें कौन पालेगा? तभी छवि रोती हुई कहती है, पायल मैं हूँ ना, तुम दोनों क्यों चिंता कर रहे हो? एक दिन, दीदी बहुत तेज भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दो ना। छवि अंदर रसोई में जाती है तो देखती है कि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर वो मन ही मन सोचती है, बाबा भी हमें छोड़कर चले गए, माँ ही बची थी, वो भी बीमार हो गई और अब रोहन को भी भूख लग रही है। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं रोहन को क्या ही दूं? फिर छवि पास की एक दुकान पर घर का राशन और सब्जी लेने जाती है, पर पैसे न होने के कारण वो दुकान वाला भी उसे भगा देता है। अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगी? रोहन फिर भूख के लिए बोलेगा। नहीं, मुझे कोई काम ढूंढना होगा, तभी पैसे मिल पाएंगे। ये सोचकर छवि आसपास के घरों में जाकर काम मांगने लगती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो ऐसे यहाँ अकेले बैठ? छवि उसको सारी बात बता देती है। एक काम करो, मैं तुमको कुछ पैसे दे, तुम इन पैसों से थोड़ा राशन पानी ले जाओ। नहीं नहीं अंकल, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती, और फिर ये तो रोज का है, अब घर में खाने के लिए तो पैसे रोज चाहिए। आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे बस कहीं काम दिलवा दीजिए, इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए बस। अच्छा तो बेटा एक काम करो, तुम कल से मेरे घर पर काम पर आ जाना। मेरे घर में काम करने वाले की जरूरत भी है। मेरी बीवी के पैर में प्रॉब्लम है जिससे वो चल नहीं पाती, इसलिए कल से तुम मेरे घर का सारा काम काज कर जाया करना। और अब ये पैसे रख लो एडवांस समझकर। ये देख छवि बड़ी खुश हो जाती है। फिर छवि उससे पैसे ले लेती है।
फिर वो रोहन के लिए सब्जी पराठा बनाती है। सारी सब्जी आटे के अंदर भरकर और फिर उसका पराठा बना लाती है। और जब रोहन उसे खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। दीदी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है पराठा, करारा करारा सब्जी पराठा, पेट भर गया पर मन नहीं भरा मेरा। फिर छवि ऐसे ही मनोहर के घर काम करती रहती है और अपना घर चलाती रहती है। मालकिन, ये रात की सब्जी बची है बहुत सारी, क्या करूँ इसका? मालकिन, आप कहो तो मैं इसका सब्जी पराठा बना दूं। सब्जी पराठा? वो कैसा होता है? हमने तो आज तक नहीं खाया। मालकिन, मैं नाश्ते में बना कर लाती हूँ। छवि रसोई में जाती है और नाश्ते में सब्जी पराठे बना कर लाती है। फिर जब वो लोग नाश्ता करते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह छवि बेटा, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मजा ही आ गया सब्जी पराठे में। क्या बात है बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे हाथों में जादू हो, जादू। ये सब सुनकर छवि बहुत खुश हुई और आकर उसने ये सारी बातें घर पर बताई। फिर रोहन बोला, दीदी मैं तो पहले ही बोल रहा था, अब बहुत अच्छा सब्जी पराठा बनाती हो, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। अरे पगले, बस भी कर, इतना भी अच्छा नहीं बनाती मैं कि रेस्टोरेंट जितना तारीफ कर रहा है मेरी। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर पायल सोचने लगती है और कहती है, दीदी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना सब्जी पराठे का एक ठेला लगाएं। अरे नहीं नहीं पायल, ठेला कैसे लगा सकते हैं, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसी में हमें माँ की दवाइयाँ भी लानी होती हैं। दीदी ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप एक बार सुनो तो। देखो ठेला बाबा का है हमारे पास, जिस पर बाबूजी गोलगप्पे लगाते थे, और वैसे भी अब आपकी तनख्वाह मिलने वाली है। दीदी एक बार लगा कर तो देखो, क्या पता चल जाए और लोगों को पसंद आ जाए। और आपकी मालकिन को भी तो पसंद आया था ना आपके हाथ का बनाया हुआ सब्जी पराठा। और देखो ना, आपकी मालकिन जितनी तनख्वाह देती है उससे हमारा घर भी नहीं चलता ठीक से, न माँ की दवाई आ पाती है सही से। अब छवि को उसकी बात सुननी ही पड़ी। छवि पायल की जिद से सब्जी पराठे का ठेला लगा लेती है। लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगनी शुरू हो जाती है। जो एक बार वो सब्जी पराठा खाता वो बार बार उसके पास जरूर आता। दीदी देखो, मैंने बोला था ना सबको आपके हाथों का सब्जी पराठा पसंद आएगा। हाँ पायल, ये सही कहा तुमने, अगर तुम न कहती तो मैं तो मालकिन के यहाँ काम ही करती रहती और हम वहीं के वहीं रह जाते। अब देखो ना, हम माँ की सारी महंगी महंगी दवाइयाँ भी ला पा रहे हैं और बाहर का किसी का भी कर्जा भी नहीं बचा, और रोहन भी अच्छे स्कूल में जा पा रहा है। बस प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ऐसे ही दिन गुजरते गए और उनका ठेला बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी माँ भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। पिछले 10 दिन से ही मुंबई शहर बारिश में डूबा हुआ था। जहां देखो वहां झमाझम बारिश हो रही थी, और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोटी सी चौल जहां पर राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति सुरेश रिक्शा चलाता था और थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर का गुजारा भी कर लेता था। राधा भी घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, पर जहाँ वो काम करती थी वो घर बहुत दूर थे, जहाँ उसे बस से आना जाना पड़ता था। बारिश की वजह से राधा का काम तो बंद हो ही गया, साथ ही सुरेश का रिक्शा कीचड़ में फंसने की वजह से काफी हद तक टूट गया था। अब जब रिक्शा ठीक होता, बारिश रुकती, तभी तो सुरेश रिक्शा चलाने जाता। मुसीबत की इस घड़ी में घर में उदासी छाई हुई थी। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो ना। दादी मम्मी कहाँ गई है, सुबह से वापस नहीं लौटी। माँ राधा कहाँ गई है, कुछ बताकर नहीं गई क्या? बोल रही थी लाला से राशन लेने जा रही हूँ, थोड़े पैसे रखे थे, सोच रही थी उन पैसों से थोड़ा राशन ले आएगी। तभी राधा आ जाती है। राधा बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा था। बस एक हाथ में उसने डबल रोटी का पैकेट पकड़ा हुआ था जो बारिश में भीग गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। दादी मम्मी आ गई। मम्मी क्या लाई हो, बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा तू राशन नहीं लाई? नहीं माँ जी, लाला ने राशन नहीं दिया, जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने वो पिछले उधार के कहकर ले लिए। बड़ी मुश्किल से बार बार कहने पर ये 10 रुपए वाली एक डबल रोटी ही दी, पर बारिश तेज थी तो ये भी गीली हो गई। मैं तवे पर सेक देती हूँ, ज्यादा पानी अंदर गया नहीं होगा। कैसा बेशरम है ये लाला, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते ये लोग। कुछ दिन रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता। बताओ तो, जो थोड़े बहुत पैसे तू लेकर गई वो भी ले लिए उसने। मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो काम आते हैं, और ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान धरती पर भेजते हैं। पता नहीं हमें ऐसा कोई फरिश्ता कब मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। माँ ये सब किताबें और कहानियों में होता है। रिक्शा बाहर टूटा पड़ा है, लाला उधार नहीं दे रहा,
किसी से मदद मांगने भी जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करने वाला। कहाँ काम ढूंढूं? बारिश रुकी तो रिक्शा जुड़वाने के लिए जाऊं, कहीं मजदूरी करने जाऊं, पर मजदूरी भी कैसे करूं? पानी सड़कों पर भरा हुआ है, हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा है, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो बहुत चिंता में थी। वो घर से काम की तलाश में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। राधा, क्या हुआ बहू? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे काम ढूंढने के लिए जाना ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे भी कुछ न कुछ खाने को मांग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं रखा। देखो बहू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुरेश अभी दवाई लेकर सोया है, बच्चे भी खेल रहे हैं। तू और मैं चलते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। राधा और उसकी सास बिमला काम की तलाश में निकल पड़ती है। बारिश तेज हो रही थी, साथ ही सड़कें पानी और कीचड़ से भरी हुई थी। चलते चलते अचानक बिमला कीचड़ में फिसल जाती है। उसकी सारी साड़ी खराब हो जाती है, शरीर और चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। राधा ये देखकर घबरा जाती है। अचानक एक कार उनके पास में आकर रुकती है। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे बाहर निकलते हैं। अरे अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा अचानक से आप कीचड़ में फिसल गए। हाँ हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कीचड़ में गड्ढा था, तभी पैर फिसल गया। बारिश में ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। मैं आप दोनों को गाड़ी में घर तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटा, माताजी को लेकर गाड़ी में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अंकल, हमें घर तक छोड़ देंगे? भाई साहब, कीचड़ से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। कैसी बातें करती हैं बहन जी? गाड़ी की कीमत किसी व्यक्ति से अधिक थोड़ी है, और इस हालत में आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उस व्यक्ति के कहने पर राधा और उसकी सास गाड़ी में बैठ जाते हैं। राधा और उसकी सास की बातें वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बहू, अब क्या करेंगे? मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हुई। हम दोनों घर से काम की तलाश में निकले थे और देखो मैं कीचड़ में गिर गई और हम कहीं काम भी नहीं ढूंढ पाए। अब घर में चूल्हा कैसे चलेगा? सुरेश की दवाई भी तो लानी होगी तुम्हें। हे भगवान, हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? माँ जी, अब तो वैसे भी शाम होने वाली है। इस टाइम दोबारा कोई काम भी जाऊंगी ढूंढने तो वो भी नहीं मिलेगा। आज रात भी हमें भूखा ही सोना होगा। मोहनलाल नाम का वो व्यक्ति अब तक सब कुछ समझ चुका था। जब उसने राधा और उसकी सास को चौल में छोड़ा तो वो दंग रह गया कि राधा और उसकी सास बहुत गरीब हैं और एक टूटी हुई झोपड़पट्टी में रहती हैं। बहन जी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। वैसे तो मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, पर पूड़ी आलू बनाने के लिए कोई अच्छा कारीगर नहीं मिल रहा। क्या आप दोनों पूड़ी आलू बना सकते हो? बारिश की वजह से कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते ही हो, बारिश की वजह से बहुत परेशानियां चल रही हैं। लोग जगह जगह भंडारे करवा रहे हैं, इसीलिए मेरी कंपनी ऑर्डर पर खाना बनाकर भेजती है। मुझे भंडारे में बनाने के लिए रोजाना पूड़ी आलू बनवाने हैं। आप दोनों को काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, माँ जी और मैं पूड़ी आलू बना देंगे। हम तो वैसे भी काम ढूंढ रहे थे, अगर आप काम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, आप यहाँ पहुँच जाना और वहाँ आपको और भी कारीगर मिल जाएंगे, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। राधा और उसकी सास की थोड़ी चिंता दूर हो गई थी। अब उन्हें काम मिल गया था। राधा और बिमला दोनों मोहनलाल के बताए हुए पते पर पहुंचती हैं। राधा और उसकी सास बहुत ही बढ़िया आलू पूड़ी बनाकर तैयार करती हैं। उन दोनों के हाथ के बने हुए पूड़ी आलू सबको बहुत पसंद आए थे। मोहनलाल उन्हें मेहनत के पैसे देता है। देखिए बहन जी, आप दोनों ने बहुत मेहनत से आलू पूड़ी बनाए। मुझे आप दोनों का काम बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि जो भी खाना बनाने का काम आएगा उसमें आलू पूड़ी आप दोनों ही बनाएंगे। और अब आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों का काम सही हो जाएगा। और हाँ, सुरेश को बोलना, उसके लिए भी मेरे पास बहुत काम है, मैं उसे भी काम पर लगा लूंगा। आप तीनों मिलकर काम करना, फिर धीरे धीरे आपकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। राधा और बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके साथ साथ सुरेश भी काम पर लग जाता है। मोहनलाल जी, आज तक मैं यही सोचता था कि भगवान के द्वारा भेजे फरिश्ते किस्से और कहानियों में होते हैं, पर आपके रूप में आज साक्षात हमने फरिश्ते को देखा है। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही राधा और बिमला भी रो पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सब भगवान ही करते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो धरती पर बस अपना कर्म कर रहा हूँ। बस मेहनत करो, देखना भगवान तुम्हें और भी ऊंचाइयां देंगे। जीते रहो बेटा। उसके बाद से राधा और बिमला ने मोहनलाल के पास पूड़ी आलू बनाने का काम संभाल लिया।
और सुरेश भी मोहनलाल के पास काम पर लग गया। मेहनत का फल उन्हें मिल गया। कहते हैं जब व्यक्ति में कुछ करने का दृढ़ निश्चय हो तो मौसम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही गर्मी, सर्दी या फिर भयंकर बारिश ही क्यों ना हो।